हेलो एवरीवन, वेलकम यू ऑल टू कॉग्निजेंस आईएएस। हम इस सीरीज़ में पॉलिटी लक्ष्मीकांत के क्वेश्चंस को चैप्टर वाइज डिस्कस करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट टुडेज डिस्कशन। आज हम लोग म्यूनसिपैलिटीज़ के क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। तो ये हमारा चैप्टर नंबर है 35। इसके पहले हम लोगों ने पंचायती राज तक के सारे क्वेश्चंस को जो भी हमारे लक्ष्मीकांत बुक में दिए हुए हैं उन सबको डिस्कस कर लिया। आप उन सारे वीडियोज़ को प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। देखिए इन सारे क्वेश्चंस का जो इम्पोर्टेंस है, आप बुक को पढ़ते हैं, चैप्टर को देखते हैं, चैप्टर को पढ़ने के बाद आप इन सारे क्वेश्चन को सॉल्व करके एनालिसिस कर सकते हैं कि आपको और किस एरिया पे फोकस करना है या किस तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जा सकता है। तो इस सीरीज़ को अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आप जानते होंगे कि हम लोगों ने लगभग पंचायती राज तक के सारे क्वेश्चंस को कवर कर लिया है और जल्दी हम लोग इस बुक को कम्प्लीटली कवर कर लेंगे। हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, नॉन कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी, इन सारे चैप्टर्स को कवर करेंगे। तो आज का हमारा चैप्टर है म्यूनसिपैलिटीज़। देखिए हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बट वेट, बिफोर स्टार्टिंग द चैप्टर हम लोग यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस को यानी कि कुछ इन्फॉर्मेशंस को देख लेते हैं। फर्स्ट हमारा इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग म्यूनसिपैलिटीज़ की, आखिर ये इमर्ज कब हुआ, ये आया कब। तो देखिए जो म्यूनसिपैलिटीज़ है उसको अर्बन लोकल गवर्नमेंट भी कहा जाता है, जो कि 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1992 के द्वारा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में डाला गया था। देखिए इसकी शुरुआत हुई थी अगस्त 1989 में, जब राजीव गांधी गवर्नमेंट के द्वारा 65th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट बिल लाया गया था लोकसभा में। लेकिन यहाँ पे क्या हुआ था, किसी कारण से ये बिल डिफीट हो गया था और राज्यसभा में, तो यहाँ पे ये बन नहीं पाया था। म्यूनसिपैलिटीज़ जो है उसको कॉन्स्टिट्यूशनलाइजेशन नहीं मिला था। इसके बाद इसका जो इवोल्यूशन है उसको अगर हम लोग देखें, 1992 में जब ये बना था तो इस टाइम हमारे यहाँ गवर्नमेंट थी पीवी नरसिम्हा राव की गवर्नमेंट। जब हमारा पंचायती राज इंस्टीट्यूशन बना था, इसके साथ ही म्यूनसिपैलिटीज़ का भी गठन किया गया था। यहाँ पे जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट क्रिएट किए गए थे एज अ सेपरेट मिनिस्ट्री 1985 में, और मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस भी बनाया गया था कंटेनमेंट बोर्ड्स के लिए, और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स जो ड्यूटीज़ के लोकल गवर्नमेंट को देखते हैं। इसके अलावा अगर हम लोग देखें इवोल्यूशन का कैसे हुआ था, तो जब हमारे भारत में पहला म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना था वो बना था 1687-88 में मद्रास में। तो यहाँ पे इस समय ब्रिटिश गवर्नमेंट थी। एंड बॉम्बे और कलकत्ता में 1726 में म्यूनसिपल कॉरपोरेशन बना था। इसके बाद क्या हुआ था, लॉर्ड मायोस के टाइम में मायोस रिजोल्यूशन पास हुआ था 1870 में। यहाँ पे फाइनेंशियल डिसेंट्रलाइजेशन की बात की गई थी। इसके बाद आते हैं लॉर्ड रिपन का रिजोल्यूशन आता है 1882 में। यहाँ पे भी मैग्ना कार्टा ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट की बात की गई थी। इसके बाद एक एक करके रिजोल्यूशन आता गया। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1990 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को ट्रांसफर सब्जेक्ट बना दिया गया। इसके बाद 1924 आता है जिसमें कैंटोनमेंट्स एक्ट को पास किया गया था सेंट्रल लेजिस्लेचर के द्वारा। और फाइनल 1935 में लोकल सेल्फ गवर्नमेंट को डिक्लेयर किया गया था प्रोविंशियल सब्जेक्ट। प्रोविंशियल सब्जेक्ट यानी कि स्टेट का सब्जेक्ट। यहाँ पे इन सबको आपको याद रखने का कोई भी ज़रूरत नहीं है, इन सबको याद रखने की आपकी कोई आवश्यकता नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लोगों के लिए इंपॉर्टेंट ये है कि 74th अमेंडमेंट एक्ट 1992 में जो म्यूनसिपैलिटीज़ को ऐड किया गया था, वहाँ पे ऐड हुआ था हमारा पार्ट 9A, जहाँ पे द म्यूनसिपैलिटीज़ वर्ड को जोड़ा गया है कॉन्स्टिट्यूशन में। इसमें जो भी प्रोविज़न है वो आर्टिकल 243P to 243ZZ में इसके बारे में बात किया गया। ये सारा जो आर्टिकल है वो म्यूनसिपैलिटीज़ के बारे में डील करता है। इसके बाद 12th शेड्यूल भी ऐड किया गया था 1992 में, जिसमें 18 फंक्शनल आइटम है जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ का फंक्शन है, उन सबको देखना, उन सब के अकॉर्डिंग वर्क करना, उन सबको फुलफिल करना। एंड अगर टाइप्स ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़ देखें तो यहाँ पे 3 टाइप की म्यूनसिपैलिटीज़ की बात की गई है। पहला है नगर पंचायत, दूसरा म्यूनसिपल काउंसिल और थर्ड है म्यूनसिपल कॉरपोरेशन। देखिए यहाँ पे नगर पंचायत जो होते हैं ना, यहाँ पे एक अर्बन बॉडी है, यानी एक अर्बन एरिया है, एक रूरल एरिया। इन दोनों के बीच का जो ट्रांजिशनल फेज होता है, यानी कि वो कम्प्लीटली ना रूरल है ना कम्प्लीटली वो अर्बन एरिया है, तो वहाँ पे नगर पंचायत की बात की जाती है। और म्यूनसिपल काउंसिल और म्यूनसिपल कॉरपोरेशन, म्यूनसिपल काउंसिल जो होते हैं वो स्मॉल सिटीज़ के लिए होते हैं, और म्यूनसिपल जो कॉरपोरेशन होते हैं वो बिग सिटीज़ के लिए होते हैं। बस इनमें यही अंतर है, यानी कि ये ट्रांजिशनल के लिए, ये छोटे सिटी के लिए, और ये बड़े बड़े शहरों के लिए। इसके अलावा 8 टाइप के अर्बन गवर्नमेंट की बात की गई है। यहाँ पे 3 टाइप के म्यूनसिपैलिटीज़ हैं, लेकिन अर्बन गवर्नमेंट यानी कि अर्बन लोकल गवर्नमेंट 8 टाइप्स के होते हैं, जिसमें कि म्यूनसिपल कॉरपोरेशन आ गया, म्यूनसिपैलिटीज़ आ गया, नोटिफाइड एरिया कमेटी, टाउन एरिया कमेटी,
कैंटोनमेंट बोर्ड, टाउनशिप, पोर्ट ट्रस्ट और स्पेशल पर्पस एजेंसी। देखिए इन सब के बारे में जो भी मैंने ब्रीफ में बताया, अगर क्वेश्चन में आता है तो हम लोग उसको क्वेश्चन में डील करते हुए चलेंगे। और किसी भी तरह कन्फ्यूज़न के लिए आप कमेंट सेक्शन में कमेंट कर सकते हैं। और देखिए यहाँ पर अगर आपको किसी भी तरह की त्रुटि अगर दिखती है, अगर किसी क्वेश्चन को समझने में आपको प्रॉब्लम आता है, या कोई क्वेश्चन का आंसर बाय मिस्टेक रॉन्ग मैंने आंसर दे दिया है, तो उसको पिन कर दिया जाएगा कमेंट सेक्शन में सबसे ऊपर में। तो हम लोग का आज का पहला क्वेश्चन है, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट एंड चूज योर करेक्ट ऑप्शन। तो हमारा पहला स्टेटमेंट है, द चेयरपर्सन ऑफ एवरी डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमिटी शैल फॉरवर्ड द डेवलपमेंट प्लान एज रिकमेंडेड बाय सच कमिटी टू द गवर्नर ऑफ द स्टेट। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसके द्वारा बनाया गया कोई भी डेवलपमेंट प्लान हो, उस डेवलपमेंट प्लान को उस कमेटी के चेयरमैन क्या करेंगे, गवर्नर ऑफ स्टेट को फॉरवर्ड करेंगे। यानी कि सिंपल भाषा में अगर समझे तो कमेटी के जो चेयरमैन है वो अपनी कमेटी का जो प्लान होगा वो गवर्नमेंट को बताएंगे कि हमारा ये प्लान है डेवलपमेंट के लिए। सेकेंड स्टेटमेंट यहाँ पे कह रहा है, नॉट लेस देन 2/3 ऑफ द टोटल मेंबर ऑफ द district planning committee shall be elected from amongst the elected members of panchayat at the district level and the municipalities in the district। यहाँ पे ये कह रहा है कि जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसमें 2/3 से ज़्यादा जो मेंबर होंगे वो इलेक्टेड नहीं होने चाहिए, और जो भी इसमें जो सदस्य आएंगे वो किससे आएंगे, पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के इलेक्टेड मेंबर से ही होने चाहिए। यानी कि सिंपल भाषा में बात करें तो 2/3 सदस्य चुन के जाने चाहिए डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी में, और जो चुन के जाएंगे सदस्य वो पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ के ही इलेक्टेड मेंबर होंगे। तो देखिए यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट एंड सेकंड स्टेटमेंट हम लोग अगर देखेंगे ध्यान से, यहाँ पे हमारा मेंशन किया हुआ है बुक में कि जो चेयरपर्सन होते हैं वो अपना जो भी प्लान होता है, जो भी कमेटी का रिकमेंडेशन होता है वो भेजते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, ना कि स्टेट के गवर्नर के पास। अब देखिए यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नर में थोड़ा सा डिफरेंस है। गवर्नर जस्ट हायर अथॉरिटी होती है और स्टेट गवर्नमेंट जिसमें आपकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आते हैं, तो यहाँ पे गवर्नमेंट के पास भेजा जाता है, ना कि डायरेक्टली गवर्नर के पास। हाँ ये बात तो है कि फाइनली जो अथॉरिटी है वो गवर्नर के पास ही है, लेकिन यहाँ पे भेजा जाता है स्टेट गवर्नमेंट के पास। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। सेकेंड जो स्टेटमेंट है यहाँ पे 2/3 मेंबर नहीं आते हैं, यानी कि जो इलेक्टेड मेंबर होंगे कम से कम वहाँ पे क्या होते हैं, 4/5 होते हैं, जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ और पंचायत से चुन के जाते हैं, ना कि 2/3। और ये जो 4/5 होंगे जो मेंबर होंगे, यहाँ पे भी रेशियो देखा जाता है कि इक्वल प्रोपोर्शन होना चाहिए रूरल बॉडीज़ का भी और म्यूनसिपैलिटीज़ का भी, यानी पंचायत का और म्यूनसिपैलिटीज़ का जो रेशियो होगा, जो प्रोपोर्शन होगा वो सेम होगा। तो यहाँ पे हमारा दोनों का दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे 2/3 नहीं होगी, यहाँ पे होगा 4/5, और यहाँ पे गवर्नर नहीं, यहाँ पे हमारा स्टेट गवर्नमेंट आना चाहिए था। तो यहाँ हमारा ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा, नाइदर 1 नॉट 2। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 2, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, एंड यहाँ भी हमें करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। तो देखिए फर्स्ट हमारा है, in an urban area where municipal service are being provided by an industrial establishment, it is still mandatory to constitute a municipality under the 74th Constitutional Amendment Act। यानी कि कोई भी ऐसा अर्बन एरिया जहाँ पे कि म्यूनसिपल सर्विस प्रोवाइड किया जा रहा है इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट के द्वारा, वहाँ पे भी मैंडेटरी है, वहाँ पे भी आवश्यक है कि म्यूनसिपैलिटी को कॉन्स्टिट्यूट किया जाए 74th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के तहत। सिंपल भाषा में अगर समझे तो जहाँ इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट प्रोवाइड कर रही है फैसिलिटीज़ को, अर्बन सर्विसेज को, म्यूनसिपल सर्विसेज को, वहाँ पे भी म्यूनसिपैलिटी को गठन करना जरूरी है। सेकेंड हमारा, इट इज़ ऑब्लिगेटरी टू कॉन्स्टिट्यूट वार्ड कमिटीज़ फॉर 1 or more वार्ड्स विद इन द टेरिटोरियल एरिया ऑफ अ म्यूनसिपैलिटी हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 3 lakhs और मोर। यानी कि ये ऑब्लिगेटरी है कि 2 या 2 से 1 या 1 से अधिक वार्ड को मिला करके वार्ड कमेटी का गठन किया जाए, जहाँ पे भी पॉपुलेशन 3 लाख या उससे अधिक हो। तो हमें ये बताना है कि हमारा कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। देखिए अगर फर्स्ट स्टेटमेंट को देखें तो जहाँ भी इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट देखती है म्यूनसिपल सर्विसेज को, वहाँ पे मैंडेटरी नहीं होता है म्यूनसिपैलिटी को क्रिएट करना। जैसे कि कहीं कहीं पे हम लोगों ने इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट में टाउनशिप भी क्रिएट होता है, पोर्ट ट्रस्ट ये सब भी क्रिएट होता है, तो वहाँ म्यूनसिपैलिटी को क्रिएट करना
ज़रूरी नहीं होता है। हाँ, वो म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का ही अर्बन लोकल बॉडी का टाइप होता है, लेकिन यहाँ पे इंडस्ट्रियल इस्टेब्लिशमेंट इसकी देख रेख कर रहे हैं अर्बन एरिया की, तो यहाँ पे मैंडेटरी नहीं है। हाँ, वहाँ क्रिएट किया जा सकता है, बट यहाँ पे बहुत ज़्यादा आवश्यक नहीं है। तो फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। बट जो हमारा सेकंड स्टेटमेंट है ये करेक्ट है। यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट क्या करती है, प्रोविज़न बनाती है कंपोजिशन के लिए वार्ड कमेटीज़ का, यानी कि वार्ड कमेटीज़ वहाँ पे होने चाहिए, ऑब्लिगेटरी है, लेकिन उनका कंपोजिशन कैसा होगा, उसमें कौन कौन मेंबर होंगे, कितनी एरिया में होगा, वो सब यहाँ पे स्टेट गवर्नमेंट डिसाइड करती है। यहाँ पे हमारा इस तरह से स्टेटमेंट 2 करेक्ट होगा एंड 1 इनकरेक्ट होगा, तो हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। Which of the following statement regarding the 74th amendment of the Constitution of India are correct? यानी कि जो 74वां संविधान संशोधन है भारतीय संविधान का, उसके रिगार्डिंग नीचे दिया हुआ स्टेटमेंट में कौन सा स्टेटमेंट सही है। फर्स्ट स्टेटमेंट हमारा, इट प्रोवाइड्स फॉर द इंसर्शन ऑफ अ न्यू शेड्यूल टू द कॉन्स्टिट्यूशन, यानी कि इसने प्रोवाइड किया कि नया शेड्यूल को कॉन्स्टिट्यूशन में ऐड किया जाना चाहिए। अब यहाँ पे अगर स्टेटमेंट को फॉलो करें, यानी कि स्टेटमेंट को देखें और ऑप्शन को देखें, देखिए सारे ऑप्शन में A, B, C, D सब में ऑप्शन नहीं दिया हुआ है, तो फर्स्ट तो आपको देखने की ज़रूरत ही नहीं है, फर्स्ट तो हमारा करेक्ट ही है। सेकंड देख लेते हैं, इट रिस्ट्रक्चर्स द वर्किंग ऑफ द म्यूनसिपैलिटीज़। देखिए आपने चैप्टर नहीं पढ़ा है, आप थोड़ा सा सोच सकते हैं कि अगर नया शेड्यूल ऐड हुआ है, अगर कॉन्स्टिट्यूशनल स्टेटस मिल गया म्यूनसिपैलिटी को, तो कुछ ना कुछ वर्किंग में तो चेंज आएगा ही, कुछ ना कुछ उसमें रिस्ट्रक्चर किया ही जाएगा। तो यहाँ पे रिस्ट्रक्चर ऑफ वर्किंग ऑफ म्यूनसिपैलिटीज़, तो यहाँ पे रिस्ट्रक्चर तो होगा ही, तो सेकंड तो हमारा करेक्ट है। तो आप ऑप्शन सी को एलिमिनेट कर दी, क्योंकि इसमें सेकंड है ही नहीं। यहाँ पे हमारे पास आता है ऑप्शन सेकंड तो करेक्ट है, 3 एंड 4, इसमें देखना हम लोगों को 4 करेक्ट है या 3 करेक्ट है। तो यहाँ पे देखिए फर्स्ट हमारा है, इट प्रोवाइड्स फॉर द रिजर्वेशन ऑफ सीट्स फॉर वुमेन एंड शेड्यूल कास्ट इन द म्यूनसिपैलिटीज़। देखिए यहाँ पे म्यूनसिपैलिटी हो या पंचायती राज हो, यहाँ पे वुमेन के रिजर्वेशन की बात की गई है, ये हम लोग न्यूज़ में भी सुनते हैं, पढ़ते भी आ रहे हैं, तो ये भी करेक्ट है। हाँ, यहाँ पे प्रोपोर्शन क्या होता है, वुमेन को 1/3 रिजर्वेशन मिलना चाहिए और शेड्यूल कास्ट का उसके पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग रिजर्वेशन मिलना चाहिए, यहाँ पे बस इसकी बात की गई है। नेक्स्ट है, इट इज़ एप्लीकेबल ओनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट्स, ओनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट। देखिए यहाँ पे यूपीएससी का एक मंत्र होता है ना कि आप जहाँ भी ऑनली देखें आप वो स्टेटमेंट का एलिमिनेट कर दे, बट अब क्या होता है ना कि यूपीएससी भी अब ऑनली वाला स्टेटमेंट डालती है और वो करेक्ट कर देती है, मीन्स उस पर आपको ज़्यादा सोचने की ज़रूरत है। बट यहाँ पे इस स्टेटमेंट में ऑनली टू सम स्पेसिफाइड स्टेट, यहाँ पे ऑनली इनकरेक्ट है, क्योंकि यहाँ पे किसी स्पेसिफाइड स्टेट में नहीं, यहाँ पे सारे स्टेट पे इसको लाना है, म्यूनसिपैलिटीज़ को, ऑब्लिगेटरी मैंडेटरी है। हाँ, लेकिन यहाँ पे कुछ कुछ एरिया को एग्जम्पशन दिया गया है, मतलब ऐसा कोई एरिया है जो शेड्यूल एरिया या ट्राइबल एरिया है किसी स्टेट का, वहाँ पे इसको एग्जम्पशन दिया गया कि वहाँ म्यूनसिपैलिटी की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि आप एग्जांपल देख सकते हैं, दार्जिलिंग का जो गोरखा हिल काउंसिल है वेस्ट बंगाल का, वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ को नहीं बनाया गया है, वहाँ पे दार्जिलिंग गोरखा हिल काउंसिल है। तो फोर्थ स्टेटमेंट हमारा इनकरेक्ट है, तो हमारा सिंपली ऑप्शन ए यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा, 1, 2 एंड 3। 4 देखते हैं, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, विच ऑफ दिस आर अर्बन लोकल बॉडी या बॉडीज़ इन इंडिया। तो हम लोगों को यहाँ पे देखना है कौन कौन यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं। फर्स्ट हमारा डिस्ट्रिक्ट बोर्ड, सेकंड है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, थर्ड हमारा नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी एंड टाउन कमिटी, फोर्थ हमारा टाउनशिप कमेटी एंड पोर्ट ट्रस्ट। देखिए यहाँ पे हम लोगों ने पहले पढ़ा है कि यहाँ पे हमारे पास कितनी कमिटीज़ हैं, यानी कि कितने टाइप के अर्बन गवर्नमेंट है, 8 में कौन कौन सा है, म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन है, इन सब के बारे में हम लोगों ने देखा, ये हमारे बुक में भी दिया हुआ है, आप इसको एक बार रीड करके ही जाएँ। यहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट बोर्ड है, आप पूरे बुक में पढ़ेंगे, यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट बोर्ड के बारे में बात नहीं की जाती है अर्बन लोकल बॉडी में। यहाँ पे म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आते हैं, नोटिफाइड एरिया अथॉरिटी आती है, टाउन एरिया कमेटी भी आती है, टाउनशिप कमेटी भी आती है और पोर्ट ट्रस्ट भी आते हैं। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेटमेंट तो होगा नहीं, तो हमारा ऑप्शन बी और डी में करेक्ट होगा। तो हम लोगों को यहाँ पता है कि यहाँ पे टाउनशिप कमेटी और पोर्ट ट्रस्ट भी आता है, तो हमारा ऑप्शन यहाँ पे डी करेक्ट हो जाएगा। अगर हम लोग ब्रीफली देखें कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन आखिर होता क्या है, देखिए म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन को बनाया जाता है बिग सिटीज़ के लिए, जहाँ पे बहुत ज़्यादा पॉपुलेशन है, जस्ट लाइक दिल्ली, मुंबई या कोलकाता, ऐसे जगह के लिए। और यहाँ पे 3 अथॉरिटीज़ में डिवाइड होता है म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन। यहाँ पे अथॉरिटी होते हैं आपके, काउंसिल होते हैं, स्टैट्यूटरी कमेटी होती है या कमीशन होती है। इसके बाद इसके जो हेड होते हैं म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन, उसको हम लोग मेयर कहते हैं।
ये सारा कुछ आपके बुक में दिया हुआ है। एंड नोटिफाइड एरिया कमेटी है, उसको नोटिफाई करती है स्टेट की कि स्पेसिफिक एरिया नोटिफाइड किया गया है स्टेट के द्वारा। इसके अलावा जो टाउन एरिया कमेटी है स्मॉल टाउन्स के लिए बनाया जाता है। एंड जो फोर्थ हमारा टाउनशिप कमेटी जस्ट लाइक बिजनेस अथॉरिटी उसको बनाती है, मीन्स अपने एम्प्लॉयज़ के लिए उस तरह का वहाँ पे एरिया बनाया जाता है। एंड पोर्ट ट्रस्ट है, हम लोगों को पता है जैसे मुंबई का पोर्ट हो गया, पोर्ट के एरिया में पोर्ट ट्रस्ट को बनाया जाता है। तो मेरा सेकेंड थर्ड फोर्थ सारा यहाँ पे अर्बन लोकल बॉडीज़ का एग्जाम्पल है या टाइप है। फिफ्थ देख लेते हैं। एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन 74th अमेंडमेंट एक्ट, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट हैव नॉट बीन कन्फर्ड द पावर टू एम्पावर द म्यूनसिपैलिटीज विद द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ। यहाँ पे हमें ये कहा जा रहा है कि कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार राज्य विधानमंडल जो है उनके पास कौन सा अधिकार नहीं है म्यूनसिपैलिटीज़ को जिम्मेदारी देने के लिए। सिंपल भाषा में समझें तो स्टेट म्यूनसिपैलिटीज़ को कुछ अधिकार नहीं दे सकती, कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं दे सकती है। वो कौन सा रिस्पॉन्सिबिलिटी होगा? फर्स्ट है हमारा प्रिपरेशन ऑफ प्लान्स फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट एंड सोशल जस्टिस। सेकेंड हमारा मैनेजमेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर। थर्ड है हमारा इम्प्लीमेंटेशन ऑफ स्कीम्स एज मे बी इंटरेस्टेड टू देम। एंड डी है हमारा लेवी कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ टैक्स ड्यूटीज टोल ETC। देखिए यहाँ पे बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है, अगर आप थोड़ा भी ध्यान देंगे, न्यूज़ भी आप देख रहे होंगे तो हम लोग सबको पता है कि यहाँ पे जो लॉ एंड ऑर्डर होता है उसको मेंटेन करने का काम पुलिस का होता है। और पुलिस किसके तहत आती है? राज्य सरकार के अंदर, ना कि म्यूनसिपैलिटीज़ के अंदर। तो यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो मेंटेनेंस होगा यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ नहीं है, ये पावर राज्य के पास होता है। और राज्य ऐसा कुछ भी करने के लिए म्यूनसिपैलिटी को नहीं कहती है। तो यहाँ पे हमारा ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 6, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट। जो नीचे दिया हुआ है उसमें से कौन सा करेक्ट नहीं है? पार्ट 9A ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पर्टेनिंग द म्यूनसिपैलिटीज प्रोवाइड्स, यानी कि पार्ट 9 है म्यूनसिपैलिटीज़ को क्या क्या प्रोवाइड करती है। फर्स्ट है दैट ग्रांट्स इन एड बी मेड टू द म्यूनसिपैलिटीज फ्रॉम द कॉन्स्टिट्यूट फंड ऑफ स्टेट, यानी कि वो सारा ग्रांट एंड एड्स जो कि म्यूनसिपैलिटीज़ को प्रोवाइड किया जाता है राज्य के संचित निधि से। बी हमारा फॉर सेटिंग अप अ सेपरेट फाइनेंस कमीशन फॉर द म्यूनसिपैलिटीज़, यानी कि एक सेपरेट फाइनेंस कमीशन म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए बनना चाहिए। सी हमारा फॉर सेटिंग अप कमेटी फॉर डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, यानी कि डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग के लिए अलग से कमेटी का सेटअप होना चाहिए। एंड डी है हमारा फॉर सेटिंग अप कमेटी फॉर मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग, यानी कि मेट्रोपॉलिटन सिटीज़ के लिए प्लानिंग करने के लिए किसी कमेटी का गठन किया जाना चाहिए। तो देखिए जो पार्ट 9 है ए है उसमें म्यूनसिपैलिटी को क्या प्रोवाइड नहीं किया गया है हमें ये बताना। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा, तो यहाँ पे नॉट और इनकरेक्ट जैसे वर्ड पे ध्यान देंगे। तो यहाँ पे हमारा जो करेक्ट ऑप्शन है यानी कि नॉट करेक्ट है अकॉर्डिंग टू म्यूनसिपैलिटीज़, ये है फॉर सेटिंग अप सेपरेट फाइनेंस कमीशन फॉर म्यूनसिपैलिटीज़। यहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए कोई भी सेपरेट फाइनेंस कमीशन का गठन नहीं किया जाता है। जो भी पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन वर्क कर रही होती है, यानी कि जो राज्य की फाइनेंस कमीशन है, उसी के तहत म्यूनसिपैलिटीज़ के भी फाइनेंस को देखा जाता है। इसके अलावा कमेटी जो होती है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी होती है, ये 243ZG में इसके बारे में बात किया गया है। एंड 243ZE में मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी के बारे में बात की गई है। तो देखिए यहाँ पे मेट्रोपॉलिटन हो गया, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी हो गया, इन सब के बारे में म्यूनसिपैलिटीज़ के पास म्यूनसिपैलिटी ये सब कर सकती हैं। लेकिन यहाँ पे सेपरेट फाइनेंस कमीशन नहीं होता है म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए, ये पंचायत के फाइनेंस कमीशन के अकॉर्डिंग काम करती है, यानी कि जो पंचायत के लिए फाइनेंस कमीशन गठन होता है वही म्यूनसिपैलिटीज़ के लिए भी वर्क करती हैं। नेक्स्ट देखते क्वेश्चन नंबर 7, द सोर्स ऑफ रेवेन्यू ऑफ अर्बन लोकल बॉडीज़ इन इंडिया आर, यानी कि सोर्स ऑफ रेवेन्यू क्या है भारत में जो लोकल बॉडीज़ अर्बन लोकल बॉडीज़ हैं उनके लिए। तो फर्स्ट हमारा टैक्सेस, सेकंड हमारा फीस एंड फाइन्स, 3 है हमारा ग्रांट्स एंड 4 है हमारा लोन्स। फर्स्ट एक कॉमन सा हम लोग सोचेंगे, थिंक करेंगे। यहाँ पे देखिए टैक्स, ग्रांट्स, फाइन्स, फीस ये सब तो होते ही हैं। कहीं पे भी हम लोगों ने नहीं पढ़ा है कि किसी भी लोकल बॉडीज़ को लोन ले करके अपना सोर्स ऑफ रेवेन्यू को मेंटेन करना, यानी कि लोन हम लोग तब लेते हैं जब हमारे पास कोई अनसीन सिचुएशन आ जाए। तो 4 तो होगा नहीं, 4 एलिमिनेट कर दीजिए आप। C एंड D हमारा ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे हम लोग 1 एंड 2 या 1 एंड 3। देखिए हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है टैक्सेस, ये तो होगा ही क्योंकि दोनों में फर्स्ट ऑप्शन है। एंड सेकेंड अगर देखें फीस एंड फाइन्स, एंड 3 हमारा ग्रांट्स। देखिए यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम जो होता है अर्बन लोकल बॉडीज़ का
वो होता है ग्रांट्स। उन्हें ग्रांट दिया जाता है राज्य सरकार के द्वारा, जैसा कि फाइनेंस कमीशन रिकमेंडेशन दे। तो यहाँ पे हमारा फर्स्ट एंड थर्ड दोनों को दोनों करेक्ट है, तो यहाँ हमारा फर्स्ट एंड थर्ड ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। 8 हम लोग देखते हैं, अ ट्रांजिशनल एरिया, अ स्मॉलर अर्बन एरिया और अ लार्जर अर्बन एरिया इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ नगर पंचायत, अ म्युनिसिपल काउंसिल और अ म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन आर स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर आफ्टर कंसिडरिंग विच ऑफ द फॉलोइंग। यानी कि जो हमारे राज्य के गवर्नर हैं वो किसी भी एरिया को, अर्बन एरिया को या लार्ज अर्बन एरिया को एज अ नगर पंचायत में म्युनिसिपल काउंसिल या म्युनिसिपल कॉरपोरेशन कहते हैं, स्पेसिफाई करते हैं, उसके लिए वो क्या क्या कंसिडरेशन करते हैं, वो किन बातों को ध्यान में रखते हैं। फर्स्ट हमारा ऑप्शन है डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, सेकेंड हमारा परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़, तो फर्स्ट जो है, और थर्ड हमारा नंबर ऑफ हॉस्पिटल्स इन द एरिया। तो फर्स्ट जो हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, वो तो ध्यान में रखा ही जाता है, क्योंकि जो हमारा मेट्रोपॉलिटन सिटी होता है वहाँ पे देखा जाता है कि 10 लाख से अब पॉपुलेशन है या नहीं है। या फिर जो फर्स्ट है हमारा डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन वो तो आएगा ही। सेकंड हमारा परसेंटेज ऑफ एम्प्लॉयमेंट इन नॉन एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़। तो देखिए यहाँ पे मेनली क्या माना जाता है भारत में कि जो एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ में लोग होते हैं मेनली कहाँ होते हैं, वो अर्बन रूरल एरिया में होते हैं। तो यहाँ पे इनको भी ध्यान में रखा जाता है कि कहाँ पे एग्रीकल्चर पॉपुलेशन ज़्यादा है, कहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसिंग ज़्यादा है, इन सबको भी ध्यान में रखा जाता है। एंड थर्ड हमारा नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स इन द एरिया। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ़ हॉस्पिटल्स को नहीं देखा जाता है, ऐसा ज़रूरी नहीं है कि जहाँ पे हॉस्पिटल्स का नंबर ज़्यादा है उसके बेसिस पे किसी भी एरिया को स्पेसिफाई किया जा सके। तो थर्ड अगर एलिमिनेट कर देते हैं तो सिंपली हमारे पास ऑप्शन बी आता है, फर्स्ट एंड सेकेंड हमारा करेक्ट है, यानी कि ऑप्शन बी हमारा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम, विच वन ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस इज नॉट द कंसर्न ऑफ द लोकल गवर्नमेंट इन इंडिया। यानी कि कौन सा ऐसा फंक्शन है जो लोकल गवर्नमेंट के कंसर्न के अंदर नहीं आता है, यानी कि लोकल गवर्नमेंट उसकी देखरेख नहीं करती है। यहाँ पे नॉट पूछा गया है। फर्स्ट हमारा पब्लिक हेल्थ, सेकंड हमारा सैनिटेशन, थर्ड हमारा पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज एंड डी हमारा मेंटेनेंस ऑफ पब्लिक ऑर्डर। पहले ही हम लोगों ने बात कर लिया है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने का काम लोकल गवर्नमेंट का नहीं होता है, वो आता है स्टेट गवर्नमेंट के अंदर। तो यहाँ पे हमारा सिंपली ऑप्शन डी करेक्ट हो जाएगा। और यहाँ पे अगर हम लोग देखें पब्लिक हेल्थ, यहाँ पे प्राइमरी सेक्टर का जो हेल्थ सर्विस होता है वो मिलता है हमें लोकल गवर्नमेंट के द्वारा। जो सैनिटेशन फैसिलिटी है, जैसे कि एग्जाम्पल देखें जो स्वच्छता अभियान चलाया गया था भारत में, उसमें पंचायत और म्यूनसिपैलिटीज़ का ही सबसे ज़्यादा रोल था। और जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विसेज है, इसमें कौन कौन सा सर्विस आता है। देखिए यहाँ पे जब कोविड के कारण लॉकडाउन लगा था तो कुछ कुछ सर्विसेज ऐसी थी जिनको जाना ही था सर्विस में, वो बंद नहीं हुई थी। तो यहाँ पे जो पब्लिक यूटिलिटी सर्विस में डॉक्टर्स का सर्विस आ जाता है, बैंकिंग मैनेजमेंट का सर्विस आ जाता है, इन सबको हम लोग पब्लिक यूटिलिटी सर्विस कहते हैं, जो कि इसेंशियल है सोसाइटी को सर्वाइव कराने के लिए। तो हमारा ऑप्शन सी, ये भी मेंटेन किया जाता है लोकल गवर्नमेंट के द्वारा उनके स्तर पे, लेकिन यहाँ पे लॉ एंड ऑर्डर जो पब्लिक ऑर्डर है वो लोकल गवर्नमेंट का कंसर्न नहीं है, वो स्टेट गवर्नमेंट का कंसर्न है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट प्रोवाइडेड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ द मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी। यानी कि नीचे दिया हुआ जो भी कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट है, किसने प्रोवाइड किया कि मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी का गठन होना चाहिए। तो सिंपली हम लोग पढ़ते आ रही है किसके द्वारा किया गया था, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। इसमें ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग कमेटी क्या होता है, जो मेट्रोपॉलिटन सिटी, जैसे कि जहाँ पे पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो, जो लार्ज सिटीज़ हो, उनके लिए इस तरह का कमेटी का गठन किया जाता है। सिंपली मेट्रोपॉलिटन एरिया उसे कहते हैं जहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख से ज़्यादा होती है। तो हमारा ऑप्शन डी यहाँ करेक्ट हो जाएगा, 74th कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। यानी कि नीचे दिया हुआ कौन सा स्टेटमेंट यहाँ पे करेक्ट नहीं है, ये हमें बताना है। यहाँ पे नॉट करेक्ट पूछा गया है। फर्स्ट हमारा अ मेट्रोपॉलिटन एरिया स्पेसिफाइड बाय द गवर्नर थ्रू अ पब्लिक नोटिफिकेशन। बी हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया मीन्स एन एरिया हैविंग अ पॉपुलेशन ऑफ 8 lakhs एंड मोर। सी हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया मे बी कंप्राइज्ड ऑफ इन मोर देन वन डिस्ट्रिक्ट। डी हमारा मेट्रोपॉलिटन एरिया मे कंसिस्ट मोर देन 2 म्यूनसिपैलिटीज और पंचायत और अदर कॉन्टिजियस एरियाज।
देखिए यहाँ पे हम लोग डिस्कस करते आ रहे हैं कि जो मेट्रोपॉलिटन एरिया होता है वहाँ पे पॉपुलेशन 10 लाख या उससे ज़्यादा होना चाहिए। तो सिंपली अगर आप इसको पता है तो यहाँ पे 8 लाख देख करके आप यहाँ पे बता सकते हैं कि यहाँ पे बी नॉट करेक्ट है, बाकी का तीनों हमारा स्टेटमेंट करेक्ट है। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 12। According to the Constitution of India, it is obligated to constitute ward committees in the area of municipalities. The population of such municipalities should be, यानी कि किसी भी वार्ड कमेटी को गठन करने के लिए वहाँ का पॉपुलेशन, उस म्यूनसिपैलिटी का पॉपुलेशन कितना होना चाहिए। तो देखिए वार्ड कमेटीज़ के बारे में हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 1 में भी डिस्कस किया। यहाँ पे जो पॉपुलेशन होता है आप अपना करेक्ट ऑप्शन चूज़ कर लीजिए। फर्स्ट हमारा 1 लाख और मोर, सेकंड हमारा 2 लाख एंड मोर, थर्ड हमारा 3 लाख एंड मोर, डी हमारा 5 लाख और मोर। यहाँ पे हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी 3 लाख और मोर। 3 लाख या उससे अधिक जहाँ पे पॉपुलेशन होती है वहाँ पे म्यूनसिपैलिटीज़ के द्वारा वार्ड कमेटी का गठन किया जाता है। 13 देख लेते हैं। कंसिडर द फॉलोइंग ऑब्जेक्टिव्स of urban local bodies under 74th amendment of the Constitution of India. First हमारा bringing about an uniformity in the structure of local governments throughout the country, यानी कि एक यूनिफॉर्मिटी लाना है लोकल गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर में पूरे भारत में। सेकेंड हमारा इंश्योरिंग रेगुलर एंड रेशनल फ्लो ऑफ फंड्स फ्रॉम स्टेट रेवेन्यू, यानी कि स्टेट रेवेन्यू से रेगुलर फंड का फ्लो होना चाहिए अर्बन लोकल बॉडीज़ तक। थर्ड हमारा हैविंग प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, यानी कि एक अच्छे तरीके से इलेक्टेड गवर्नमेंट होने चाहिए रेगुलर इंटरवल पे, यानी कि इनका इलेक्शन जो है वो रेगुलर इंटरवल पे किया जाना चाहिए। फोर्थ है हमारा हैविंग सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द सिटीज़ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, यानी कि पूरे सिटी के मैनेजमेंट के लिए एक सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी होनी चाहिए। देखिए यहाँ पे जो अर्बन लोकल बॉडीज़ होती हैं, उनका क्या क्या काम होता है, यानी कि उनको क्या क्या वर्क दिया गया है, उनका क्या क्या वर्किंग है। तो फर्स्ट तो हमारा करेक्ट है, वो यूनिफॉर्मिटी लाती है पूरे भारत में लोकल गवर्नमेंट के मामले में। सेकंड हमारा यहाँ पे रेगुलर इंश्योर भी किया जाता है कि स्टेट का जो फंड है वो फ्लो हो। तो फर्स्ट एंड सेकेंड तो हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन बी एंड डी एलिमिनेट हो जाएगा क्योंकि इसमें फर्स्ट नहीं है और इसमें सेकेंड नहीं है। देन हमारा सारा बात आ जाता है ऑप्शन नंबर 3 पे, क्या ये करेक्ट है या नहीं है। देखिए थर्ड जो है हैविंग प्रॉपरली इलेक्टेड गवर्नमेंट एट रेगुलर इंटरवल्स, यहाँ पे अगर हम लोग देखें तो यहाँ पे इलेक्शन के लिए भी स्टेट इलेक्शन कमीशन जो है वो हर एक 5 साल में अर्बन लोकल बॉडीज़ का इलेक्शन करवाती है, वार्ड्स का इलेक्शन करवाती है। तो यहाँ पे प्रॉपरली टाइम टू टाइम इलेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल पे। हाँ लेकिन अगर पहले ही इसका रिजोल्यूशन हो जाए तो भी कुछ क्राइटेरिया है, जैसे कि अगर उनका टेन्योर पूरा होने में, यानी कि किसी कमेटी का या किसी म्यूनसिपल कॉरपोरेशन का टेन्योर पूरा होने में 5 साल में 6 महीना बचा हुआ है, केवल 5 साल पूरा होने में, तो यहाँ पे दोबारा इलेक्शन नहीं होगा। बट अगर ज़्यादा टाइम बचा हुआ है, 6 महीने से ज़्यादा बचा हुआ है, तो वहाँ पे इलेक्शन करवा दिया जाएगा और जो टेन्योर बाकी है 5 साल पूरा होने में, बस उसी टेन्योर तक वो इलेक्टेड मेंबर्स रहेंगे। तो यहाँ पे प्रॉपरली इलेक्शन होता है रेगुलर इंटरवल्स पे। तो थर्ड हमारा ऑप्शन करेक्ट है, यानी कि हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन सी एंड हैविंग सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी फॉर द सिटीज़ मैनेजमेंट एंड डेवलपमेंट, ये इनकरेक्ट है। यहाँ पे सिंगल यूनिफाइड अथॉरिटी की बात नहीं की जाती है, हाँ यहाँ पे अथॉरिटी होती है। सो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज डिस्कशन, होप यू लाइक इट। स्टे कनेक्टेड, स्टे सेफ। थैंक यू वेरी मच।